चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। एक काफ़ी टफ सा सवाल है। हालांकि ये वाला सवाल मैंने आपको करने के लिए दिया था, आपने शायद ट्राई कर भी लिया होगा। सवाल अच्छा है, बढ़िया सवाल है, लेकिन जो भी हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं वही चीज़ें इसके अंदर बेटा लगनी है, कोई ऐसे अलग से काम नहीं होना है। मुझे बेटा मेरे ख्याल से सवाल वापस से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दे रखा है। इसको हीट किया तो पिस्टन इधर की तरफ मूव किया और इसका वॉल्यूम जितना शुरुआत में था उसका 1/8 हो गया। तो मुझसे बहुत तरह की बातें पूछ रखी हैं, तो चलिए एक एक करके बेटा सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइनली मैं ऐसा मान लेता हूं कि फाइनली मामला ऐसा हो गया कि जो लेफ्ट वाला जो आपका कंपार्टमेंट है उसका वॉल्यूम इनिशियल का 1/8 हो गया, मतलब बेटा V0/8 हो गया। इसमें आपके पास जो गैस थी बेटा वो हीलियम थी, और आपके पास ये जो बेटा दीवार थी बीच वाली, ये दीवार बेटा साफ साफ बोल रखी है हमें कि ये वाली जो दीवार है ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। मुझे पता है कि टोटल वॉल्यूम तो 2V0 है। V0 इस कंटेनर का था, V0 इस कंटेनर का था, अब भी बेटा टोटल वॉल्यूम तो 2V0 ही रहना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि V0/8 प्लस इधर वाली जो आपकी ऑक्सीजन गैस है उसका वॉल्यूम में V मान लेता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V0। बड़ा V की वैल्यू आ गई है 15V0/8। इसका मतलब ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है वो 15V0/8 हो गया। अच्छी बात है बेटा। मैं यहां का प्रेशर एक बार के लिए P मान लेता हूं। अब बेटा मजे की बात सुनना, आराम से इत्मीनान से सुनना। मैंने इसको स्लोली हीट किया, ये सवाल के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको स्लोली अगर हीट किया तो यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा तो मोलिक्यूल्स की ऑन एन एवरेज स्पीड बढ़ी। मोलिक्यूल्स की ऑन एन एवरेज अगर स्पीड बढ़ी तो मोलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा स्पीड से बेटा इस पिस्टन से टक्कर करेंगे। एक तरह से कहें, ज़्यादा स्पीड से अगर टक्कर करेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे मतलब ऑफ कोर्स प्रेशर हल्का सा ज़्यादा होगा। उसके कारण ये पिस्टन हल्का सा आगे खिसकेगा। जैसे पिस्टन हल्का सा आगे खिसकेगा, इधर वाले अरेंजमेंट का वॉल्यूम घटेगा, तो इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। और ये जो पिस्टन है ये धीरे धीरे मूव करेगा। स्लोली हीट किया है इसलिए पिस्टन मूव करेगा धीरे धीरे। और अगर पिस्टन धीरे धीरे मूव करेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पिस्टन जो है वो एक तरह से डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, जिसमें पिस्टन मूव तो कर रहा है लेकिन किसी प्रकार का कोई नेट फोर्स नहीं है। और अगर नेट फोर्स नहीं है तो इस तरफ से और इस तरफ से लगने वाला जो फोर्स है वो सेम है, मतलब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर सेम है। मतलब जैसे जैसे यहां से तुम हीट करोगे वैसे वैसे यहां का प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि यहां का टेम्परेचर बढ़ा है। यहां का प्रेशर बढ़ेगा तो इस तरफ का प्रेशर भी बढ़ेगा। इस तरफ का प्रेशर क्यों बढ़ा? क्योंकि वॉल्यूम लगातार कम हुआ। वॉल्यूम लगातार कम होगा तो प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारा जो पिस्टन है वो एक बार आप ऐसे मान के चल सकते हो कि वो हर टाइम पर एक तरीके से डायनामिक इक्विलिब्रियम पर है, और वो नेग्लिजिबल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमने हीट किया है स्लोली तो पिस्टन भी मूव करेगा स्लोली। तो किसी भी टाइम पर मैं ऐसा बड़े आराम से कह सकता हूं कि अगर इधर का प्रेशर P है तो इस तरफ का प्रेशर भी P होगा। सर टेम्परेचर भी दोनों तरफ सेम होंगे क्या? नहीं। बीच की ये जो दीवार है इसके लिए साफ साफ बोल रखा है कि ये नॉन कंडक्टिंग है। अगर ये कंडक्टिंग होती तो मैं बड़े आराम से कहता कि इस तरफ टेम्परेचर और इस तरफ टेम्परेचर सेम होगा। हीट का आदान प्रदान तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों तरफ टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। लेकिन ये वाली दीवार के लिए तो मैं साफ साफ बोला गया है कि ये नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए इधर टेम्परेचर और इधर टेम्परेचर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं इस तरफ एक बार के लिए टेम्परेचर मान लेता हूँ T। इधर बेटा मुझे पता नहीं है। शुरुआत में दोनों के पास टेम्परेचर T0 था। सवाल पढ़ते हैं बेटा, सिचुएशन तो समझ में आ गई। फाइंड फाइनल वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस A। फाइंड फाइनल वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस B। गैस A और गैस B के फाइनल वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर पूछे। वॉल्यूम तो हमने लिख दिए, प्रेशर और टेम्परेचर सोचने पड़ेंगे। बड़ा प्रेशर और टेम्परेचर सोचने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि आखिर ये जो भी कंप्रेशन या एक्सपेंशन हुआ है, गैस A का कंप्रेशन हुआ है, गैस B का एक्सपेंशन हुआ है, ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन किस प्रोसेस से हुए? तो आप बोलो कि सर इस गैस B का तो आइडिया नहीं लग पा रहा। दिख रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है,
तो आइसोबैरिक तो हो नहीं सकता। वॉल्यूम भी बड़ा है तो आइसोकोरिक हो नहीं सकता। हीट आ रही है, भले ही इधर से हीट जाने रही हो, लेकिन हीटर से हीट आ रही है। अगर हीटर से हीट आ रही है तो ऑब्वियस बात है कि एडियाबैटिक भी नहीं हो सकता। प्रेशर भी बड़ा है, वॉल्यूम भी बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर भी बड़ा है, तो प्रोसेस आइसोथर्मल भी नहीं हो सकता। सर ये बी वाली जो गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है, इसके बारे में तो प्रोसेस का मुझे कोई खास आइडिया नहीं लग पा रहा। बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। गैस ए पे आओ। गैस ए पर आइडिया लग रहा है, उसका वॉल्यूम घट रहा है, आइसोकोरिक तो नहीं हो सकता। प्रेशर बढ़ रहा है, इसका प्रेशर बढ़ेगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आपका पिस्टन धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो इधर से फोर्स और इधर से फोर्स बराबर, तो इधर वाला प्रेशर और इधर वाला प्रेशर बराबर, तो ये वाला प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाला प्रेशर भी बढ़ेगा। आइसोबैरिक भी नहीं हो सकता। फिर सर क्या है, आइसोथर्मल है क्या? नहीं बेटा, आइसोथर्मल नहीं है। सर कैसे? बेटा आइसोथर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि ये वाली जो आपकी दीवार है ये नॉन कंडक्टिंग है। ये मैं पहले से ही बोल चुका हूं कि नॉन कंडक्टिंग है, तो ना तो इधर से हीट आई, ना इधर से हीट आई, ना इधर से हीट आई, ना इधर से हीट आई। और अगर कहीं से भी अगर हीट नहीं आई तो ऑब्वियस बात है कि प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है, और इसमें कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन होगा नेगेटिव, तो डेल्टा यू होगा पॉजिटिव। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। तो हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा। तो मुझे सबसे बढ़िया बात पता लगी कि ये जो मेरा हीलियम गैस थी, इसके प्रोसेस का मुझे आइडिया लग गया कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, और अगर इसके प्रोसेस का आइडिया लग गया, अब मैं सारे काम बड़े आराम से कर लूंगा। तो जो हमारा ए गैस है या फिर बड़ा जो हीलियम गैस है, उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन लग गई है। सर इनिशियल प्रेशर मुझे पता था P0, फाइनल प्रेशर मुझे पता करना है। इनिशियल वॉल्यूम पता था, फाइनल वॉल्यूम पता है। क्या कोई रिलेशन है? बिल्कुल। एडियाबैटिक प्रोसेस में मेरे बच्चे बोलेंगे सर हीलियम का गामा हम लोगों ने याद कर रखा है। बड़ा याद कर रखा ना, मोनोटोनिक है तो बड़ा 5/3। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम रेज टू पावर गामा। बड़ा V0 की पावर 5/3, V0 की पावर 5/3 बड़ा कैंसिल हो गया। फाइनल प्रेशर मेरे पास आ गया P0 इंटू 8 की पावर 5/3। 8 की पावर बड़ा 1/3 तो 2 हो गया, 2 की पावर बड़ा 5 कितना हो गया? 32। तो आप ऐसा कह सकते हो कि फाइनल प्रेशर बड़ा इसका हो गया 32 टाइम्स ऑफ P0। ले बेटा मैं इसी को मिटा दूं, मेरे पास जगह नहीं ना इसलिए कर रहा हूं बेटा काम। मेरे पास फाइनल प्रेशर आ गया 32 P0। हीलियम गैस के लिए पता करना आसान क्यों था? क्योंकि इसके प्रोसेस का आइडिया लगा कि ये प्रोसेस तो एडियाबैटिक है। सर टेम्परेचर कैसे पता करोगे? बेटा टेम्परेचर अगर पता करना तो इसके मोल कंसिडर कर दो, या फिर बेटा वो टीवी रेस टू पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा दो। एक ही बात है, प्रोसेस तो एडियाबैटिक पता है आपको। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर टी वी रेस टू पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम बेटा गामा -1 हो जाएगा 2/3, शुड बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम रेस टू पावर गामा -1। फाइनल टेम्परेचर की मेरे पास वैल्यू आ गई है 4 टाइम्स ऑफ T0। मेरे पास आ गई 4 टाइम्स ऑफ T0। इसके पास जो फाइनल टेम्परेचर होगा बेटा वो इनिशियल टेम्परेचर का 4 टाइम्स होगा। ऐसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी बेटा कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम घटेगा। नहीं मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है और ये पता लग रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है, वर्क डन नेगेटिव है, तो डेल्टा यू पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों का सम डेल्टा क्यू तो 0 है, और अगर डेल्टा यू पॉजिटिव हो तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। सर यहाँ का टेम्परेचर 4 T0 तो यहाँ का टेम्परेचर 4 T0 कर दो क्या? अरे नहीं बेटा, ये जो दीवार है ये तेरे पास नॉन कंडक्टिंग है, तो इधर और इधर टेम्परेचर अलग अलग रह सकता है। लेकिन सर इस गैस का तो कुछ आपने पता ही नहीं किया। बेटा सब पता कर देंगे। वॉल्यूम तो आपको पहले से पता है। अब प्रेशर की बात आती है। प्रेशर में हमने शुरुआत में कॉन्सेप्ट ये यूज किया था कि हमारी जो दीवार है बिल्कुल धीरे 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 मूव कर रही है, तो इधर का फोर्स बराबर, इधर का प्रेशर बराबर। तो अगर ये 32 P0, तो मेरे प्यारे बच्चों भले ही मुझे प्रोसेस ना पता हो, लेकिन इतना बिल्कुल मुझे तय है कि यहां का प्रेशर भी 32 P0 ही होगा। वॉल्यूम भी बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया, तो सर टेम्परेचर भी बढ़ेगा क्या? बिल्कुल। सर टेम्परेचर कैसे पता करोगे? अपने लॉजिक से बोल रहे हैं कि यहाँ का प्रेशर सेम। अगर ये वाली दीवार कंडक्टिंग होती तो आप कंसेप्ट लगाते कि ये वाला टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर सेम। लेकिन सर अब टेम्परेचर कैसे पता करोगे? बीच में दीवार तो आपकी एडियाबैटिक है। बड़ा ज़्यादा ध्यान से देखो,
इस गैस का इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता है। अब फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पता करने हैं। प्रेशर और वॉल्यूम पता कर चुके हो तो एक काम करो, मोल्स कंजर्व कर दो। इस O2 गैस के मोल्स कंजर्व कर दो और मेरे ख्याल से मोल्स कंजर्व करते ही हमारा काम बन जाएगा। बेटा मोल्स कंजर्व करने के लिए इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम अपॉन फाइनल टेम्परेचर। बेटा पी नॉट वी नॉट, पी नॉट वी नॉट बेटा क्या हो गया, गायब। बेटा मेरे ख्याल से 60 टी नॉट आ गया होगा। यहां का टेम्परेचर आ गया 60 टी नॉट। आना भी चाहिए बेटा, क्योंकि आपका प्रेशर भी बड़ा है, आपका वॉल्यूम भी बड़ा है, तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी टी नॉट से 60 टी नॉट होना चाहिए और वो हो भी रहा है। ठीक है बेटा, पहले दो सवाल तो अपन ने कर दिए। अगला सवाल, फाइंड वर्क डन बाय गैस ए। बेटा इस गैस ए ने पिस्टन पर कितना वर्क डन किया। गैस ए ने कितना वर्क डन किया ये बोलना, और गैस ए ने पिस्टन पर कितना वर्क डन किया एक ही बात है। क्योंकि गैस है ना, इसको फोर्स लगाएगी ये मूव नहीं कर रहा, इसको फोर्स लगाएगी ये मूव नहीं कर रहा, इसको फोर्स लगाएगी ये मूव नहीं कर रहा। हाँ, पिस्टन पर गैस ए ने फोर्स लगाया है ऐसे और पिस्टन मूव हुआ है ऐसे, तो ऑब्वियस बात है वर्क डन बेटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। गैस ए ने पिस्टन पर नेगेटिव वर्क डन किया है, लेकिन वही वर्क डन तो गैस का वर्क डन है। मतलब गैस ए का वर्क डन बोल दो या फिर गैस ए का पिस्टन पर वर्क डन बोल दो, एक ही बात है। इधर से इधर से इधर से तो एक्सपेंड हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां से एक्सपेंड हुई है। सर वो सब तो ठीक है, निकालोगे कैसे। अरे बेटा मुझे पता है गैस ए का जो प्रोसेस है मुझे पता लग गया, वो तो एडियाबैटिक है। हमारा जो गैस ए जो है बेटा वो तो एडियाबैटिक है, और अगर एडियाबैटिक है तो उसके वर्क डन के बारे में तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे बच्चे तो फॉर्मूला याद करके बैठे हैं कि सर पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा, बस बन गया बेटा अपने काम। फाइनल प्रेशर 32 पी नॉट, फाइनल वॉल्यूम वी नॉट बाई 8 माइनस इनिशियल प्रेशर पी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट अपॉन 1 माइनस 5/3। चिल टाइप्स, सारा काम बन गया बेटा। मेरे ख्याल से 3 पी नॉट वी नॉट तो आ गया ऊपर, ले बेटा माइनस 9/2 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट, ये हमारे पास आ गया। ओह सॉरी, वर्क डन बाई गैस ए। गैस ए ने कितना वर्क डन किया बेटा, ये आंसर आ गया माइनस 9/2 पी नॉट। और तुम नेगेटिव तो वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज, अगला सवाल क्या पूछ रखा उसने, फाइंड वर्क डन बाई गैस बी ऑन पिस्टन। गैस बी ने पिस्टन पर कितना वर्क डन किया। यहां कोई वर्क डन है नहीं, यहां कोई वर्क डन है नहीं, यहां कोई वर्क डन नहीं है, तो गैस बी ने जो भी वर्क डन किया है वो पिस्टन पे किया है। सर गैस बी का वर्क डन कैसे निकालो। देखो बेटा किसी फॉर्मूले से तो नहीं होगा, क्योंकि गैस बी का प्रोसेस ही नहीं पता अपन को। तो हम सवाल करते करते सवाल के आखिर तक पहुंच गए, लेकिन हमें गैस बी का प्रोसेस पता चला नहीं है और ना ही चलेगा। तो सर वर्क डन कैसे निकालोगे। मेरे पास एक प्लान है। इस पिस्टन पर किस किस ने वर्क डन किया होगा। आप बोलोगे सर गैस ए ने किया होगा और गैस बी ने किया होगा। जरा सोच, क्या हम इस पिस्टन पर वेट लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ए का वर्क डन तो पता ही है, बी का पता कर रहा है, और इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि ये स्लोली मूव कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो वेट लगाते ही हमारा काम बन जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन पिस्टन। बेटा पिस्टन पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। लगाता हूं बेटा, अभी लगाता हूं। गैस ए ने कितना वर्क डन किया प्लस गैस बी ने कितना वर्क डन किया इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पिस्टन। लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पिस्टन तो जीरो है। पिस्टन तो धीरे 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 मूव कर रहा है, क्योंकि आप हीट कर रहे हो धीरे 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 धीरे। तो बेटा स्लोली होने के चक्कर में ये तो जीरो हो गया। गैस ए का वर्क डन है माइनस 9/2 पी नॉट वी नॉट प्लस वर्क डन बाई गैस बी इज इक्वल्स टू जीरो। बेटा बी गैस का जो वर्क डन है वो मेरे पास बिना कोई प्रोसेस जाने आ गया है 9/2 टाइम्स पी नॉट। ये ले बेटा, सब पॉजिटिव आ रहा है, आना भी चाहिए बेटा। गैस भी तो एक्सपेंड हुई, गैस भी तो एक्सपेंड। लास्ट सवाल बेटा, हीट प्रोवाइडेड बाय हीटर। हीटर ने कितनी हीट प्रोवाइड की। पहले बताओ हीटर ने हीट किसको प्रोवाइड की है, गैस ए को की है या बी को की है। आप बोलो सर बी को की है। ए के पास तो कोई हीट आई नहीं,
जो भी गैस हीट आई है तो सिर्फ और सिर्फ V के पास आई है, ये वाली दीवार तो कंडक्टिंग है ही नहीं, यहां से तो हीट आई नहीं है, तो हीटर ने जो भी हीट दी वो B को दी है। तो एक काम करो, हीट चाहिए तो फर्स्ट लॉ लगाओ ना यार, हीट चाहिए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ ऑन गैस B। गैस B को कितनी हीट दी इज इक्वल्स टू गैस B की इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई प्लस गैस B का वर्क डन कितना है, सिंपल। बस ये जितनी भी हीट गई गैस B के पास आई कहां से आई होगी भाई, गैस B के पास जो भी हीट आई हुई कहां से आई, यहां से आई क्या, यहां से आई क्या, यहां से आई है, नहीं हीटर से आई है। तो डेल्टा क्यू तो बड़ा वही आ गया जो हीटर ने दिया है। चलो लिखता हूं, डेल्टा यू क्या होगा F/2 डेल्टा टी। डेल्टा टी पता है, इनिशियल टेम्परेचर T0, फाइनल है 60 T0, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, तो एक काम करो, ऑक्सीजन गैस है तो 5/2 टाइम्स NR डेल्टा टी। बेटा NR डेल्टा टी कैन बी रिटन एज P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। सर NR डेल्टा टी फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया बेटा, वो इसलिए कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे थे, प्लस वर्क डन। वर्क डन इज ऑफ कोर्स बेटा कितना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, आसान सा सवाल था, मेरे ख्याल से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हीट दी गई है। चलो बच्चों आगे चलते बेटा, ऐसा ही एक बड़ा सा सवाल बेटा अपन और करते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं एक बार अच्छे से प्यार से बड़ा सवाल समझा देता हूँ, फिर अपन सवाल करते हैं। जो सवाल में सिचुएशन लिखी होती है बेटा, मैं कई बार ना उसको डायग्राम के थ्रू लिख देता हूँ, तो चीज़ें उससे थोड़ी सी आसान लगती है। और सवाल में क्या होता है कि लैंग्वेज लिखी होती है, तो बच्चों को ना लैंग्वेज पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि थोड़ी बहुत आदत मैंने बिगाड़ दी। क्योंकि मैं तो क्या करता हूँ कि जब सवाल बनाता हूँ या लिखता हूँ तो मैं हर चीज़ डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ, और सवाल में वही लैंग्वेज में लिखा आता है। तो थोड़ी जो रीडिंग एबिलिटीज़ है उस पर अगर हल्का फुल्का काम करोगे तो आप लोग भी उस सवाल के अंदर लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है उससे तुम इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। सवाल देखना बेटा कैसा है। हमारे पास ये एक इस तरह का फिक्स्ड कंटेनर है, इसके ऊपर वाला जो पिस्टन है बेटा ये फ्री टू मूव है, फ्रिक्शनलेस है। ये बीच में एक पार्टीशन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन गैस है, इसके नीचे हीलियम गैस है। ऑक्सीजन गैस 2 मोल की है 400 केल्विन, हीलियम गैस 700 केल्विन की है 2 मोल। बीच में ये एक पार्टीशन है, इस पार्टीशन के बारे में साफ साफ सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये कंडक्टिंग है, हीट आ जा सकती है, और हीट कब तक आती जाती है, जब तक दोनों तरफ टेम्परेचर अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर 700 केल्विन है, यहाँ पर 400 केल्विन है, तो हीट यूं जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी, इसका घटाएगी, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। अच्छा, अलाउज स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट, ये लिखा हुआ है कि हीट जो है वो धीरे 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 आराम आराम से इत्मीनान से जाएगी, ऐसे फटाक से नहीं जाएगी, आराम आराम से जाएगी। ठीक है, ये परफेक्टली इंसुलेटिंग है बेटा, परफेक्टली इंसुलेटिंग है, परफेक्टली इंसुलेटिंग है। ठीक है, ये जो पिस्टन है ये भी परफेक्टली इंसुलेटिंग है, ये कंडक्टिंग है, पहले बोल दिया बेटा। ये फिक्स है, मैं फिर से बोल थोड़ा, ये फ्री टू मूव है, ये फ्री टू मूव है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा। 2 सवाल दे रखे हैं, दोनों में अलग अलग बातें बोल रखी है। पहले में ये बोल रखा है कि इसको फिक्स मानना है, दूसरे सवाल में बोल रखा है कि इसको फ्री मानना है। तो मैं एक बार सवाल वापस से रिपीट करूं, है ना, सारी सिचुएशन वापस से बोलूं। नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग और स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट को जाने देगा। ये बड़ा फ्री टू मूव है, मूव कर सकता है। ये अलग अलग सवाल में अलग अलग बातें बोल रखी है, पहले वाले सवाल में फिक्स बोल रखा है, अगले मूव बोल रखा है। ये बड़ा 2 मोल ऑक्सीजन गैस, ये 2 मोल हीलियम गैस, इसका टेम्परेचर 400, इसका टेम्परेचर 700, हीट तो जानी तय है क्योंकि बीच में कंडक्टिंग आपका पार्टीशन है। पहला सवाल पढ़ते हैं। कंसीडर द पार्टीशन टू बी रिजिडली फिक्स्ड, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैसेस एंड वर्क डन बाय ईच गैस। अगर ये रिजिडली फिक्स्ड है तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा इक्विलिब्रियम आने पर, और दोनों गैसेस का वर्क डन कितना होगा। सर फाइनल टेम्परेचर मतलब बेटा ये 700 है, ये 400 है और ये कंडक्टिंग है, तो हीट तो जाएगी ना,
और दोनों का टेम्परेचर फाइनली सेम हो जाएगा। सर पिछले वाले सवाल के अंदर तो फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम नहीं हुआ था क्योंकि बीच में दीवार आपकी नॉन कंडक्टिंग थी, इस बार आपकी दीवार कंडक्टिंग है तो फाइनल टेम्परेचर तो सेम होना है और हीट जाएगी ऐसे, हीट जाएगी ऐसे और फाइनल बेटा टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा। मुझे वो फाइनल टेम्परेचर निकालना है और दोनों गैसेस ने कितना कितना वर्डन किया है ये पता करना है। इस गैस का वर्डन तो 0 है, मेरे बच्चों ने सड़ाक से बोल दिया होगा कि सर सवाल में साफ साफ लिखा है कि पार्टीशन तो रिजिड, ये पहले से रिजिड तो ये तो आइसोकोरिक हो गया, तो इसका तो वर्डन 0 आएगा। चलिए बच्चों करते हैं, आराम से करते हैं। जैसा गड़ा मैं कह रहा था कि ये जो पहले वाले सवाल की अगर बात करें उसमें साफ साफ बोला कि पार्टीशन जो है ना वो रिजिडली फिक्स्ड है, ये पार्टीशन रिजिडली फिक्स्ड है। नया डायग्राम बनाए पहले वाले सवाल को करने के लिए, बड़ा हम डायग्राम वापस से बनाते हैं। हमारे पास बड़ा क्या सिचुएशन है, ये बड़ा आपके पास फिक्स्ड कंटेनर बिल्कुल ऐसे, पहले वाले पार्ट के सवाल के पहले वाले पार्ट में तो ये आपके पास जो पार्टीशन है ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है और इसमें हीलियम गैस, हीलियम गैस, हीलियम गैस। ऊपर जो आपके पास गैस है वो ऑक्सीजन गैस थी और ये वाला पिस्टन जो है ये तो फ्री टू मूव है, ये तो फ्री टू मूव है। अब आराम से बड़ा ढंग से मेरी बात सुनना, इसके भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल, इसका टेम्परेचर शुरुआत में 700 था, इसका टेम्परेचर शुरुआत में 400 केल्विन था, है कि नहीं? हाँ ऐसा ही था। अब क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर 700, यहाँ का टेम्परेचर 400, तो हीट जाएगी ऐसे, जैसे जैसे हीट जाएगी इसमें से इसका टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम तो बड़ा उतना ही है, वॉल्यूम उतना है तो वर्क डन तो है नहीं, हीट जाएगी तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर लगातार घटेगा, इसका टेम्परेचर लगातार घटेगा तो इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा 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 तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इधर तो एक्सपेंड नहीं हो सकती लेकिन इधर एक्सपेंड हो सकती है, क्योंकि ये वाला तो फ्री टू मूव है ना, ये वाला तो फ्री टू मूव नहीं था लेकिन ये वाला फ्री टू मूव है, इसके कारण ये गैस लगातार एक्सपेंड होगी एक्सपेंड होगी एक्सपेंड होगी। ये गैस एक्सपेंड कर रही है स्लोली, क्योंकि हीट आ रही है स्लोली, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये गैस एक्सपेंड कर रही है स्लोली अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस, अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मान लो जो भी पिस्टन का mg लग रहा है इट इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस। मैं ये सब हिंट दे रहा हूं तुम लोगों को, तो मैं तो बिल्कुल श्योर हूं कि हीलियम गैस जो है, जो आपकी हीलियम गैस है वो तो पक्की बात है कि आइसोकोरिक प्रोसेस फॉलो कर रही है, और आपकी जो O2 गैस है वो पक्की बात है कि इट इज एक्सपेंडिंग नॉट इन दिस डायरेक्शन बट इन दिस डायरेक्शन, इट इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी आइसोबैरिक। इट मेक सेंस? और इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते और इसका टेम्परेचर घटते घटते, बेटा मान लो कभी ना कभी इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते T हो गया और इसका टेम्परेचर घटते घटते T हो गया। मैं जानता हूं कि इसने जितनी हीट ली होगी उतनी हीट इसने दी होगी। इसने कितनी हीट ली होगी? इसने हीट ली होगी NCP डेल्टा T। इसने कितनी हीट दी होगी? इसने हीट दे दी होगी NCV डेल्टा T। सर इसके लिए सीपी क्यों, इसके लिए सीवी क्यों? तुम जानते हो बेटा हर प्रोसेस का सी अलग अलग होता है। इसका प्रोसेस आइसोबैरिक, ऐसा प्रोसेस आइसोकोरिक। बेटा दोनों के डेल्टा टी सेम नहीं है, इसे डेल्टा T1 लिख देता हूं, इसे डेल्टा T2। इसके नंबर ऑफ मोल्स 2, इसका सीपी। बेटा ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। तो बेटा इसका सीवी तो होगा 5/2R, सीपी होगा 7/2R, 7/2R मल्टीप्लाइड बाई 400 से कितना हो गया? T। तो बेटा कितना टेम्परेचर बढ़ा है? T माइनस 400 शुड बी इक्वल टू, इसने कितनी हीट दी है? इसने हीट दी है, नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। इसका सीवी, बेटा सीवी हीलियम गैस है, बेटा हीलियम गैस का सीवी कितना होता है? F/2R, मतलब 3/2R, 3/2R इंटू डेल्टा टी। बेटा डेल्टा टी, बेटा देखना 700 से T हो गया, बड़ा 700 माइनस T, इतनी हीट बाहर निकाली है। 2 से 2, 2 से 2, R से R,
निपटा बेटा, मेरे पास आ गया है 70 माइनस 2800 शुड बी इक्वल टू 2100 माइनस 3D। बेटा कैलकुलेशन मेरी तुम चेक करते रहना यार। बेटा मेरे पास आ गया है 10T इज इक्वल्स टू बेटा कितना 4900 क्या 4900 है ना। हाँ बेटा टेम्परेचर मेरे पास आ गया 490 केल्विन। 490 केल्विन इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ द गैसेस। यही नहीं बेटा, मैंने आपसे वर्क डन भी पूछे। बताओ गैस हीलियम गैस ने कितना वर्क डन किया? आपका जवाब होना चाहिए हीलियम गैस ने वर्क डन किया 0। मैंने आपसे पूछा बेटा ऑक्सीजन गैस ने कितना वर्क डन किया, तो बेटा मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑक्सीजन गैस का वर्क डन तो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि वो एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस। लेकिन सर वर्क डन कितना होगा? बेटा फॉर्मूला लगा दो, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस में बेटा P डेल्टा वी लगा दो। लेकिन सर प्रेशर वगैरह नहीं दे रखे, तो बेटा P डेल्टा वी लिख दो या फिर NR डेल्टा T लिख दो, एक ही बात है। आइसोबैरिक प्रोसेस में मैंने वर्क डन के दोनों फॉर्मूले सिखा रखे हैं, P डेल्टा वी और NR डेल्टा वी, सॉरी NR डेल्टा टी वी। बेटा बोलो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2। बेटा R की वैल्यू कितनी है 25/3। अरे भाई डेल्टा टी कितना है? बेटा पहले टेम्परेचर 400 था, अब कितना है 490 है, तो 90। हर चीज मैंने SI यूनिट में लिखा है 2 × 25 × 30। बेटा मेरे ख्याल से तो 1500 जूल आ गया होगा यार, एक बार चेक कर लेना। 1500 जूल बेटा आपका आंसर आ गया होगा। ये हमारा आंसर है। ये वर्क डन वाला पोर्शन छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ जो टेम्परेचर पूछने वाला सवाल है ये IIT JEE एडवांस के कॉम्प्रिहेंशन का एक पार्ट था। मैंने वैल्यूज भी चेंज नहीं किए, मैंने बेटा थोड़ा सवाल एक्स्ट्रा पूछ लिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रखा था कि बताओ कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। शायद JEE 2014 या 15 का सवाल होगा, कॉम्प्रिहेंशन था, सिर्फ फाइनल टेम्परेचर पूछा था। मैंने बेटा ऑफ कोर्स जब सवाल लिख ही रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बातें पूछ लेते हैं, मैंने इसलिए ज़्यादा पूछ लिया। ठीक है, मेन दिक्कत तो सवाल लिखने में है, बताने में थोड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट का पहले वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, पहले वाले पार्ट की कैलकुलेशन भूल जाओ, भूलना तो आसान है ही। नाउ टू मूव, सॉरी बेटा मैंने उसमें कुछ सवाल में थोड़ी सी गलती कर ली। फ्री टू मूव विदाउट फ्रिक्शन है बेटा, ये विदाउट फ्रिक्शन। Without friction, so that pressure of gases in both compartments remains same। अब सवाल में बोला गया कि ये जो पिस्टन है ये कंडक्टिंग तो है ही है, स्लोली हीट जाएगी, लेकिन ये पिस्टन धीरे 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 मूव कर सकता है, और सवाल में लिखा हुआ है कि इस तरह से मूव करेगा कि दोनों तरफ प्रेशर सेम रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, दोनों तरफ प्रेशर सेम रहेगा। फाइंड टेम्परेचर व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब वापस से बताओ कि फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा, बता देंगे। इस बार मामला अलग है क्योंकि ये पिस्टन अगर मूव करेगा तो अब प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं है, आइसोकोरिक नहीं तो जो कैलकुलेशन तुमने पहले वाले सवाल में की थी वो काम नहीं देगी, कोई बात नहीं। फाइंड टेम्परेचर व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड कर देंगे। फाइंड वर्क डन बाय ईच गैस, इस गैस ने कितना वर्क डन किया वो निकालो, इस गैस ने कितना वर्क डन किया वो निकालो। मेरे ख्याल से निकाल देंगे। इस बार इसका वर्क डन 0 नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ना कुछ वर्क डन तो आएगा, निकाल देंगे यार, कर लेंगे। अगर बेसिक से सारी की सारी बातें बिल्कुल प्यार से इत्मीनान से सोचेंगे तो हर चीज़ ही कर देंगे। बेटा ये दीवार कंडक्टिंग, सॉरी नॉन कंडक्टिंग, ये भी नॉन कंडक्टिंग, ये भी नॉन कंडक्टिंग, बीच वाला जो पार्टीशन है वो आपका कंडक्टिंग, ऊपर वाला जो पिस्टन है वो फ्री टू मूव है लेकिन वो कंडक्टिंग नहीं है। ठीक है, दिस इज O2, दिस इज हीलियम। ठीक है बेटा, सोचते हैं आराम सोचते हैं। इस बार ये फ्री टू मूव है, वो भी विदाउट फ्रिक्शन। ये तो फ्री टू मूव पहले ही था। ठीक है बेटा, इसमें टेम्परेचर शुरुआत में 400, इसमें टेम्परेचर शुरुआत में 700, इसके भी 2 मोल्स बेटा, इसके भी 2 मोल्स। अब बेटा हीट गई यूं, हीट गई यूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से भागेंगे, ज्यादा स्पीड से भागेंगे तो ये गैस जो होगी एक्सपेंड होना चाहेगी, ये एक्सपेंड भी दोनों तरफ होना चाहेगी।
इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ होना चाहिए। इसके कारण बड़ा ऐसा हो सकता है कि ये वाला पिस्टन हल्का सा नीचे आ जाए, ये वाला पिस्टन हल्का सा ऊपर आ जाए। बट दिस गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस। जब भी कोई गैस अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस अगर एक्सपेंड करती है तो ऑब्वियस बात है कि उसका प्रोसेस आइसोबैरिक रहता है। तो इसका प्रोसेस तो आइसोबैरिक। अब मजे की बात यह कि ये वाली गैस भी एक्सपेंड या कंप्रेस जो भी हो रही है, इतना तय है कि ये भी एक्सपेंड या कंप्रेस हो रही है अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्सेस। भाई इस पिस्टन को अगर देखूं तो इस वाली गैस ने कोई ना कोई फोर्स लगाया, इस पिस्टन पर इस वाली गैस ने भी कोई ना कोई फोर्स लगाया। पिस्टन मूव करेगा धीरे धीरे धीरे, तो नेट फोर्स क्या आना चाहिए? जीरो। नेट फोर्स अगर जीरो आना चाहिए तो जितना फोर्स ये उतना फोर्स ये वाला फोर्स तो कांस्टेंट है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये वाला फोर्स भी कांस्टेंट होना चाहिए। और ये वाला प्रोसेस अगर कांस्टेंट होना चाहिए तो पता लग गया कि ये वाला प्रोसेस भी इस बार आइसोबैरिक है। सर पिछली बार तो आइसोबैरिक नहीं था बेटा, पिछली बार तो आप इस पिस्टन को पकड़ के बैठे थे। इस बार कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स फिक्स नहीं है इस बार। ये भी फ्री एक्सपेंशन, ये भी फ्री एक्सपेंशन, मजा आ गया। फ्री एक्सपेंशन नहीं बेटा, ये दोनों के दोनों आइसोबैरिक एक्सपेंशन। और जैसे मैंने कहा कि दोनों के दोनों आइसोबैरिक एक्सपेंशन, मेरा काम तो बन गया। ये कितनी ही अच्छा बेटा, इसका टेम्परेचर 400 से बढ़कर टी हुआ, इसका टेम्परेचर 700 से घटकर टी हुआ। पहले तो ये टी निकाल लो, बाकी बातें तो बाद में है। इसे कितनी हीट चाहिए? एन सीपी। सीपी बेटा इसका सर सीपी क्यों? हर प्रोसेस का सी अलग अलग होता है, इस प्रोसेस का सी क्या होगा? आइसोबैरिक है तो सीपी। ऑक्सीजन गैस है बेटा, ऑक्सीजन गैस का सीपी होगा 7/2R। कितना टेम्परेचर बढ़ा है बेटा? टेम्परेचर बढ़ा है T-400। शुड बी इक्वल टू, इसने कितनी हीट दी है? इसने हीट दी है एन सीपी बेटा, इसका सीपी। अरे भाई हीलियम गैस है बेटा, हीलियम गैस का सीवी होता है 3/2R, सीपी होता है 5/2R, याद करा रखा है। मल्टीप्लाइड बाय इसका टेम्परेचर कितना घटा है, क्योंकि इसने हीट दिया ना, इसका टेम्परेचर घटा है 700 - T। बेटा मेरे ख्याल से तो हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। देखना क्या कैंसिल हुआ, 2 2 2 2 कैंसिल, R R कैंसिल। मेरे पास आ गया है 70 - 2800 शुड बी इक्वल टू 3500 - 5T। बेटा मेरे पास आ गया 12T इज इक्वल्स टू 63 की वैल्यू आ गई है 6300/12। ठीक है ना? बेटा मेरे ख्याल से तो 525 केल्विन आपका फाइनल टेम्परेचर आएगा। अगले दोनों पार्ट तो बड़ा वैसे ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला वैल्यूज तो पुट करनी है आपको। बताओ ऑक्सीजन गैस का वर्क डन कितना होगा? आइसोबैरिक प्रोसेस है, P डेल्टा P। सर प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का NR डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, R डेल्टा T। डेल्टा T कितना है? 400 से 525 हो गया तो 125। बेटा देखना कितना हो गया? 250 बार। बेटा आर को तुम लिखना चाहो तो 25/3 लिख देना, तो फिर जूल में आंसर आ जाएगा। हीलियम गैस का वर्डन कितना है? ये भी तो आइसोबैरिक है यार, NR डेल्टा T। नंबर ऑफ मोल्स ये R डेल्टा T। बेटा बताना डेल्टा T कितना है? बेटा डेल्टा T 700 था पहले, अब बेटा 525 हो गया। टेम्परेचर घट गया, कितना टेम्परेचर घट गया? -175। बेटा 1 इतना टेम्परेचर चेंज है। बेटा -350R। ये बेटा हीलियम गैस का वर्डन। और कोई मुझसे पूछे कि दोनों गैसेस ने मिलाकर कितना वर्डन किया, तो मेरा जवाब होगा -100R। अगेन बेटा ये वाला सवाल भी JEE एडवांस का ही था। कॉम्प्रिहेंशन का दूसरा पार्ट बेटा ये था, मैंने दोनों ही कर दिया यार, अच्छे तो लगे होंगे। आगे चलते हैं बेटा, अच्छे सवाल किया पर नहीं यार। नेक्स्ट इज बड़ा बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, दैट इज नोन एज
फ्री एक्सपेंशन। ऐसे बिल्कुल बस स्टेट करने वाली सी बात है, ऐसे कोई एक्स्ट्रा बड़ा बात ही नहीं है। अगर कभी कोई गैस अगेंस्ट वैक्यूम एक्सपेंड हो, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो अगेंस्ट नो फोर्स एक्सपेंड हो, अगेंस्ट जीरो फोर्स एक्सपेंड हो, तो हम कहेंगे कि दिस गैस इज दिस एक्सपेंशन इज एक तरह से फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन के केस में गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट नो फोर्स। दूसरे शब्द में कहूं तो ऐसे कह दो बेटा, गैस इज एक्सपेंडिंग अगेंस्ट वैक्यूम। कोई अपोज करने वाला नहीं है, फ्री एकदम बिल्कुल चिल टाइप्स गैस एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे बलून है बेटा, बलून में हम ऐसे हवा मारते हैं तो ऑब्वियस बात है बलून एक्सपेंड होता है। अब एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो तो उसे अंदर की तरफ पुश कर रही है ना, तो जो बलून है वो एक्सपेंड कर रहा है अगेंस्ट सम फोर्सेस। वहीं अगर मान लो बेटा वैक्यूम हो और उस केस में अगर एक्सपेंड करेगा तो हम बोलेंगे कि तरह से फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट नो फोर्स इट इज एक्सपेंडिंग। ठीक है ना। इसके दो डायग्राम बन सकते हैं, मैं दोनों ही डायग्राम बनाता हूं और समझाता हूं। सुनिए बेटा, अच्छे से डायग्राम है हमारे पास। ये बड़ा इस तरह का एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये बड़ा एक पार्टीशन है, इधर गैस भरी पड़ी है। इस गैस का जो प्रेशर है बड़ा प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, टेम्परेचर T0 है। ठीक है। इस तरफ वैक्यूम है। ये जो बड़ा वॉल है, ये जो बड़ा वॉल है और ये जो पिस्टन है, सारे के सारे एडियाबैटिक है या फिर बड़ा नॉन कंडक्टिंग है। एक ही बात है। ये जो पिस्टन है ये हल्का है बेटा। मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं कि बेटा इसके पास कोई खास इनर्शिया है नहीं, ये लाइट है। एक बार के लिए लेट्स से ये मासलेस। ये जो वैक्यूम है ना, इसका इस कंटेनर का वॉल्यूम भी लेट्स से आपके पास V0 है। ये पिस्टन को ऐसे मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ूंगा ना तो बेटा उधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से तो फोर्स लग नहीं रहा, वैक्यूम है। इधर वाली गैस जो बार बार आके टक्कर कर रही है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया पिस्टन का अगर A है तो इधर से फोर्स लग रहा है P0 इंटू A, इधर से बड़ा फोर्स लग रहा है P0 इंटू A। क्लियर है? अगर मैं चाहूं कि ये पिस्टन फिक्स रहे तो ऑब्वियस बात है कि मुझे इस पिस्टन पर इधर की तरफ कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना पड़ेगा, तभी बड़ा ये पिस्टन रेस्ट पे रहेगा। मान लो, और अच्छा वो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? P0 इंटू A के बराबर लगाना पड़ेगा। मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाना बंद कर दिया। जैसे ही मैंने बंद कर दिया तो इस पिस्टन जिसका मास बहुत कम है, इस पर इधर से फोर्स लग रहा है गैसेस का। कितना बड़ा? P0 इंटू A। उसके कारण ये पिस्टन जो है ये सड़ाक से आगे जाएगा। सर सड़ाक से क्यों जाएगा? क्योंकि इसका मास बहुत कम है, इसका इनर्शिया बहुत कम है। अभी तो नेट फोर्स 0 था, लेकिन जैसे मैंने वो एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद किया, इधर से गैसेस बड़ा यूं पुश कर रही थी, उन गैसेस के फोर्स के कारण ये तो पिस्टन है सड़ाक से आगे जाके यहां चिपक जाएगा, यहां चिपक जाएगा। और जैसे ही ये पिस्टन आगे चिपक जाएगा, ये जो गैस थी उसका पीछा करेगी। लेकिन बेटा जैसे ही पिस्टन ये आगे जाएगा, गैस को वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो गैस का वॉल्यूम अचानक से V0 से 2V0 हो गया, लेकिन गैस अभी तक वहां तक पहुंची नहीं है। बीच में केओस टाइप सिचुएशन आ गई। गैस ने देखा कि यार हमारा वॉल्यूम तो V0 है, हम तो सिर्फ और सिर्फ V0 वॉल्यूम के अंदर मस्ती कर रहे हैं। अचानक से इस पिस्टन पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद किया, ये पिस्टन भागकर इधर जाके चिपक गया। तो ये वाला जो वैक्यूम वाला जो V0 है, वो भी अब इस गैस के पास स्पेस आ गया है, वॉल्यूम आ गया है घूमने फिरने और तफरी मारने के लिए। लेकिन गैस जो है वो उस तरफ जाएगी, धीरे धीरे एक्सपेंड होगी। बीच में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब
अचानक से केओस टाइप आ जाएगा, एक तरह से भगदड़ मच जाएगी। और जब भगदड़ मच जाएगी उस टाइम पर हम एक बार के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर में चीजें सेटल होंगी। जब चीजें सेटल होंगी तब वही गैस जो V0 वॉल्यूम के अंदर थी, वही गैस अब बेटा कितने वॉल्यूम में आ गई है, 2V0 में। तो बीच में जब वो भगदड़ मच गई थी उस टाइम पर प्रेशर कितना है हम नहीं बता सकते, उस टाइम पर वॉल्यूम कितना है हम नहीं बता सकते, उस टाइम पर टेम्परेचर कितना है हम नहीं बता सकते। लेकिन जैसे ही वो भगदड़ मचने के बाद जब वापस सारे के सारे गैस ने 2V0 वॉल्यूम घेर लिया है और इधर उधर अब वो 2V0 वॉल्यूम के अंदर चिल मचा रहे हैं, अब मैं वापस से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर डिफाइन कर पाऊंगा। नाउ द गैस हैज एक्सपेंडेड अगेंस्ट वैक्यूम, दिस गैस हैज एक्सपेंडेड अगेंस्ट नो फोर्स, इधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। दिस एक्सपेंशन इज नोन एज योर फ्री एक्सपेंशन। और फाइनली क्या होगा, हम बड़े आराम से इत्मीनान से इस बात को बोल सकते हैं कि फाइनली मेरे प्यारे वाले बच्चों सिचुएशन विल बी लाइक दिस, मेरे प्यारे बच्चों सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि आपका जो पिस्टन था बेटा वो तो चलते 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 यहां आ जाएगा और फाइनली जब वापस से इक्विलिब्रियम आएगा ये वाला वॉल्यूम 2V0 हो जाएगा और ये बड़ा वॉल्यूम 2V0 हो जाएगा। पहले वॉल्यूम कितना था V0, अब कितना वॉल्यूम हो गया है 2V0। सर व्हाट इज द वर्क डन, बड़ा वर्क डन विल बी जीरो। सर वर्क डन जीरो क्यों, बड़ा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा जिसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगाने की जरूरत पड़े। अदरवाइज आज तक तो क्या था कि उस पिस्टन पर बाहर की तरफ से फोर्स लगता तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती थी। आज थोड़ा फ्री एक्सपेंशन है, वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन विल बी जीरो, इस बात में और बेटर तरीके से समझा सकता हूं। वर्क डन की जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है दैट इज एफ डॉट ds। एफ है वो फोर्स जिसका वर्क डन निकालना हो, ds है उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट। जब तक पिस्टन फिक्स था तब तक बड़ा गैस फोर्स लगा रही थी P इंटू ए, लेकिन पिस्टन मूव नहीं कर रहा था, ठीक है, तो वर्क डन जीरो। जब फोर्स लग रहा था तब ds नहीं था तो वर्क डन जीरो। एक बार जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद किया तो पिस्टन सड़क से आगे चला गया। जैसे पिस्टन सड़क से आगे चला गया गैस तो पीछे रह गई। अब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है, अब पिस्टन का लगातार डिस्प्लेसमेंट है लेकिन गैस कोई फोर्स नहीं लगा रही, गैस तो वहां तक पहुंची नहीं। तो जब पिस्टन फिक्स था तब गैस ने फोर्स लगा रखा था लेकिन पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट नहीं था। जब पिस्टन बाहर की तरफ भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है तो गैस पीछे रह गई, अब वो फोर्स नहीं लगा रही। तो जिस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट था उस टाइम फोर्स नहीं था, जिस टाइम पर फोर्स था उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट नहीं था, इसलिए बड़ा वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो। गैस ने किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं किया है, गैस ने किसी प्रकार की कोई हीट भी नहीं ली है। क्यों नहीं ली सर, बेटा सब कुछ नॉन कंडक्टिंग था आपका, मैंने लिखा वर्क डन भी जीरो, डेल्टा क्यू भी जीरो। डेल्टा क्यू इज ऑलवेज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो आपका डेल्टा यू भी जीरो। डेल्टा यू का जीरो का मतलब ये नहीं कि बेटा ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनिशियल टेम्परेचर अगर T0 है तो फाइनल टेम्परेचर भी आपका T0 है। सर इसको आइसोथर्मल तो बोलते हैं नहीं, आइसोथर्मल तब बोलते हैं जब पूरे रास्ते टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूं कि इस पूरी भगदड़ मचने से पहले टेम्परेचर T0 था, भगदड़ मची उसके बाद वापस से सब कुछ सिस्टमेटिक हो गया तब टेम्परेचर T0 है। बीच में एक ऐसा टाइम आया जब हम टेम्परेचर डिफाइन ही नहीं कर रहे। जब बड़ा वो केओस मचा था ना, जब ये वाला पिस्टन चल के यहां जा रहा था उसमें बड़ा केओस मच गया और गैस ऐसे रैंडमली बड़ा इधर उधर मूव करते तब हम टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। बड़ा वॉल्यूम दुगना हो गया, टेम्परेचर उतना ही है, तो ऑफ कोर्स पहले प्रेशर अगर P0 था तो अब बड़ा प्रेशर P0/2 होना चाहिए, प्रेशर P0/2 होना चाहिए, प्रेशर हाफ हो जाना चाहिए। मेरे पास बोलेंगे हाँ सर ठीक है, समझ में आती है बात। प्रेशर हाफ होगा, वॉल्यूम दुगना होगा, टेम्परेचर उतना का उतना ही रहेगा। अगर कोई मुझे कह दे कि सर ये रहा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व बनाओ सर, इनिशियल प्रेशर है P0, इनिशियल वॉल्यूम है V0, फाइनल वॉल्यूम है 2V0, फाइनल प्रेशर है P0/2। तो ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। सर इसके बीच में कैसे आओगे, ऐसे आइसोथर्मल स्टाइल से आओगे, स्ट्रेट लाइन आओगे, बेटा नहीं पता।
मैंने कहा ना, फ्री एक्सपेंशन होने से पहले और फ्री एक्सपेंशन होने के बाद, सिर्फ यही स्टेट पता है। जिस टाइम पर फ्री एक्सपेंशन हो रहा था उस टाइम पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आपस में कैसे वेरी किए हमें नहीं पता। मैं सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ में 2 पॉइंट बना सकता हूं, बीच का कर्व नहीं बना सकता। तुम बना दोगे वो अलग बात है, तुम तो फूडू हो बेटा, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही आता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ वो जो भगदड़ मची रही उससे पहले और भगदड़ मचने के बाद क्या हुआ है सिर्फ यही बता सकता हूं। ठीक है बच्चों, फ्री एक्सपेंशन याद रहेगा। हालांकि मैं फ्री एक्सपेंशन का एक डायग्राम और बना रहा हूं बेटा, सिर्फ डायग्राम ही है मेरे पास, और कोई बात नहीं है मैंने बेटा, क्योंकि डायग्राम में ना ऐसे मैंने 1 लिख दिया था यहाँ पे, तो ऐसा ही एक डायग्राम और बता देता हूँ, सेकेंड डायग्राम, जिससे आपको आइडिया रहे कि हाँ भाई कभी इस तरह की सिचुएशन आ गई तो भी ये एक तरह से फ्री एक्सपेंशन ही है। बेटा प्रेशर P नॉट, वॉल्यूम V नॉट, टेम्परेचर T नॉट, सब कुछ नॉन कंडक्टिंग दे रखा है। इस तरफ वैक्यूम है, जो वैक्यूम वाली साइड है बेटा मान लो कि यहां पर वॉल्यूम है 2V नॉट, प्रेशर वगैरह तो है नहीं, टेम्परेचर वगैरह तो है नहीं। मान लो कि मैंने कभी इस पिस्टन में होल कर दिया, इसमें होल कर दिया, जैसे ही मैंने होल कर दिया तो ये जो गैस यहां पड़ी थी, अब ये गैस यूं भागेगी, बट अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट नथिंग, देयर इज नथिंग। और ये जो वॉल्यूम V नॉट था, तुम जानते बेटा अभी जो गैस यहां भरी पड़ी थी, अब बेटा वो गैस बेटा कहां भर जाएगी? 3V नॉट में भर जाएगी। सर 3V नॉट क्यों? V नॉट तो ये 2V नॉट ही। अगेन दिस इज फ्री एक्सपेंशन। जब तक बेटा सारी की सारी गैस पूरे के पूरे 3V नॉट में नहीं भर जाती तब तक मैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। लेकिन एक बार जब गैस बेटा 3V नॉट में भर गई, अब मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल वॉल्यूम V नॉट था, फाइनल वॉल्यूम 3V नॉट है, इनिशियल टेम्परेचर T नॉट रहेगा, फाइनल टेम्परेचर T नॉट रहेगा। कारण पता है, एक्सपेंडिंग अगेंस्ट नो फोर्स, वर्क डन 0, डेल्टा Q 0, क्योंकि बेटा नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है तो डेल्टा U भी 0। और बेटा वॉल्यूम अगर 3 गुना हो गया तो ऑफकोर्स प्रेशर आपका P नॉट बाई 3 हो गया। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन। ठीक है प्यारे वाले बच्चों, ठीक है बेटा, ये वाली बात तो याद रहेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज हीट इंजन। हीट इंजन वगैरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेटा मोस्टली जेई मेन स्पेसिफिक है, जेई एडवांस वगैरह में इनके सवाल इतने नहीं पूछते, थोड़ा सा जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बेटा मैं इसको बिल्कुल डिटेल में बढ़िया से पूरा का पूरा ही पढ़ाऊँ। हालांकि आप लोग जानते हो कि जेई मेन का सवाल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर्मूला भी आए ना तब भी काम बन जाता है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे है ना आगे जाके अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह लेते हैं तो उनको ऐसा गैप महसूस नहीं होना चाहिए कि यार हमने 11th-12th क्लास में कुछ पढ़ा ही नहीं और ये अचानक से क्या क्या स्टार्ट हो गया। तो मैं खुद थोड़ा कोशिश करूँगा कि एडवांस लेवल तक का पढ़ा दूँ। हालांकि एडवांस में हीट इंजन के सवाल नहीं पूछते, बट फिर भी आप लोग थोड़े कंफर्टेबल रहो आगे इंजीनियरिंग के अंदर, तो हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इंजन अपने आप में एक ऐसा इंजन है जो हीट को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, या फिर एक तरह से कहूँ तो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हीट इंजन इज एन इंजन which converts heat into मैकेनिकल एनर्जी। बेटा मैकेनिकल एनर्जी बोल दो या बेटा वर्क बोल दो, वो एक ही बात है। ये जो हीट है ये थोड़ा डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी या फिर वर्क है ये थोड़ा सा ऑर्डर्ड एनर्जी है। तो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो अरेंजमेंट होगा बेटा, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज योर इंजन, या फिर बेटा क्या, हीट इंजन। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल
ट्यूब है, ये बड़ा कंटेनर है, ठीक है। ये किसी सोर्स से हीट लेंगे, ये बड़ा किसी सोर्स से हीट लेंगे। ये जो सोर्स होगा ये हाई टेम्परेचर पे है। सर ये हाई टेम्परेचर कैसे मेंटेन हुआ? इस हाई टेम्परेचर को अगर आप अपनी गाड़ियों की अगर बात करें तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है पेट्रोल और डीजल के कंबशन से। कई जगह हो सकता है कि बेटा ये जो सोर्स है इसका हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हो न्यूक्लियर एनर्जी से या फिर सोलर एनर्जी से या फिर किसी और तरीके से। कुल मिलाकर ये जो सोर्स है इसका हाई टेम्परेचर हम लोगों ने मेंटेन कर रखा है बेटा। इट कैन बी डन बाई कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बड़ा हमारी गाड़ियों में तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनके कंबशन से बड़ा हम हाई टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। हाँ बड़ा फॉसिल फ्यूल्स तुम समझते हो ना किन किन की बात कर रहा हूँ मैं? पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, इनके कंबशन से इनको जला जला के बड़ा किसी एक जोन के अंदर हम हाई टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे, ठीक है। जहां से हम हाई टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे वहां से ये हमारा जो इंजन है, मैं इसको इंजन का एक वैसे पार्ट बोलता हूँ, ये कोई सिलेंडर है बेटा, ये इसमें से कुछ ना कुछ हीट लेगा। लेट्स बेटा इसने कुछ ना कुछ हीट ली, लेट्स से Q1 हीट ली, लेट्स से बेटा Q1 हीट ली। ये जो Q1 हीट है ये अंदर आई है इसलिए मैं इसको Qin लिख रहा हूं, ठीक है। इस इंजन का बेटा कोई ना कोई वॉल्यूम होगा खुद का, ठीक है। जैसे आपने नोटिस भी क्या होगा कि अलग अलग गाड़ियां जो होती है ना उन पर एक वॉल्यूम लिखा रहता है, उनके इंजन का एक वॉल्यूम लिखा होता है कि ये मारुति 800 सीसी की है या फिर ये गाड़ी 1000 सीसी की है। जो बड़ी गाड़ियाँ होती है वो 2000 सीसी की भी होती है, कई 2500 सीसी की भी होती है। सीसी मतलब बड़ा सेंटीमीटर क्यूब, ये वाले शब्द आपने सुन रखे होंगे। जितनी बड़ी भारी गाड़ी होती है उसके इंजन के अंदर ये जो सिलेंडर लगा होता है उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होता है वो उतनी ही ज़्यादा हीट ले पाता है और उतनी ही ज़्यादा वो वर्क कर पाता है, उतना ही ज़्यादा वो मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट कर पाता है और वो गाड़ी उतनी ही भारी हो सकती है और वो उतनी ज़्यादा स्पीड से भाग सकती है। जो छोटी गाड़ियां हैं उनके अंदर बड़ा ऑब्वियस बात है कि ये जो कंटेनर है, जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसका वॉल्यूम कम होगा, वो कम हीट लेगी और कम मैकेनिकल एनर्जी में या फिर वर्क में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि उसे ज़रूरत भी नहीं है, गाड़ी हल्की है तो वो कम वर्क से भी काम चला सकती है। तो जितने आपने नोटिस किया होगा इस बात को कि यार ये वाली बाइक 600 सीसी की है, ये 250 सीसी की है, ये 100 सीसी की है, आपने वाली चीज़ सुन रखी होगी। वो सीसी क्या है? वो उस इंजन के अंदर एक पिस्टन लगा होगा, उस पिस्टन के अंदर एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर का वॉल्यूम है और जितना ज़्यादा ये वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा हीट लेगा, उतना ही ज़्यादा वर्क डन करेगा और हमारी जो गाड़ी है उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा। ऑफकोर्स जितनी ज़्यादा हीट लेगा हमारी उस गाड़ी का माइलेज भी उतना ही कम होगा। तो तुमने इस बात को नोटिस किया होगा कि जो गाड़ियाँ जिन पर लो सीसी लिखा रहता है, बड़ा मान लो कोई बाइक है 100 सीसी की या बड़ा 120 सीसी की, उन बाइक्स का माइलेज अच्छा होता है लेकिन उन बाइक्स का वेट भी कम होता है और उनकी स्पीड भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो भारी बाइक्स होती हैं, जो बड़ी बाइक्स होती हैं, उन पर लिखा होता है 250 सीसी, इवन 650 सीसी, वो बाइक्स भी भारी होती हैं, वो तेज़ स्पीड से दौड़ती हैं, उनका माइलेज कम होता है। माइलेज कम क्यों होता है? वो ज़्यादा हीट खाती है और ज़्यादा हीट खाती है तो सोर्स के पास ज़्यादा हीट होनी चाहिए। सोर्स के पास हीट कहाँ से आएगी? जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल और डीजल है, उसके जलने से आएगी, ठीक है। आई होप यू कैन रिलेट दिस। इस हीट के आने से ये जो पिस्टन है ये एक्सपेंड कंप्रेस, एक्सपेंड कंप्रेस, एक्सपेंड कंप्रेस लगातार कुछ ना कुछ साइक्लिक प्रोसेसेस करता रहेगा, कुछ ना कुछ साइक्लिक प्रोसेस करता रहेगा और इस दौरान अपने अंदर से कुछ हीट बाहर भी निकालेगा। मान लीजिए बड़ा जो इसने हीट बाहर निकाली है दैट इज Q2, कुछ ना कुछ हीट बाहर निकालता रहेगा। तो जैसे जैसे हीट आई वैसे वैसे हीट लगातार बाहर में निकालता रहेगा। बाहर जहां पर ये हीट निकालेगा, बड़ा बाहर जिसको ये हीट देगा उसको हम बोलेंगे सिंक। बड़ा क्या बोलेंगे? सिंक। जिसको हीट दे रहा है वहां पर टेम्परेचर कम होगा और बड़ा मैंने वहां पर लोअर टेम्परेचर लिख दिया है, यहाँ पर हायर टेम्परेचर, बड़ा वहां पर आपका लोअर टेम्परेचर। अक्सर गाड़ियों में अलग से सिंक लगाते नहीं है। जो गाड़ी का इंजन होता है वो एटमॉस्फेयर को ही हीट दे देता है, तो एटमॉस्फेयर इज एक्टिंग लाइक ए सिंक।
तो अक्सर बड़ा सिंक का जो टेम्परेचर है वो आप ऐसा मान के चलो कि 300 केल्विन के आसपास होता है, क्योंकि जो हमारी बाइक है या फिर हमारी जो गाड़ियां हैं उनमें अलग से सिंक नहीं लगा रखा होता। सोर्स तो लगा रखा है। सोर्स कौन है? एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर लगातार आपके फॉसिल फ्यूल्स लगातार जल रही हैं, वहाँ रीजन बड़ा गर्म होगा, उस गर्म से बड़ा हीट आएगी। हीट कौन लेगा? हमारा इंजन लेगा, और वो इंजन उसमें से कुछ तो वर्क डन कर देगा, बाकी बचा हुआ बड़ा वो हीट सिंक में निकाल देगा। अलग से सिंक हमारी गाड़ी में फिट नहीं होता। हम मान के चलते हैं कि गाड़ी जो है वो एटमॉस्फेयर को लगातार हीट देती रहती है। वो तो नोटिस भी क्या होगा, बाइक को तुम बड़ा वो 200-300 किलोमीटर चला लो या फिर गाड़ी को तुम 400-500 किलोमीटर लगातार चला लो, तुम्हारी जो गाड़ी का जो इंजन है वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंजन लगातार बड़ा कुछ ना कुछ हीट बाहर निकाले जा रहा है। अब इस साइक्लिक प्रोसेस में इसने Q1 हीट आई, Q2 हीट गई। अभी भी कितनी पड़ रही है इसके पास? Q1 माइनस Q2। वो जो Q1 माइनस Q2 हीट पड़ी है ये बेटा कन्वर्ट कर देगा वर्क डन के अंदर, एंड वर्क डन विल बी सिंपली Q1 माइनस Q2, या फिर बेटा दूसरे शब्द में अगर कहूं तो Q इन माइनस Q आउट। जितनी सारे के सारी हीट आई है सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ हिस्सा तो बड़ा सिंक को देगा ही देगा। और ऐसे केस में हम इस हीट इंजन की एक एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं बेटा? एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी इज नीटा, और नीटा की बेटा जो वैल्यू आएगी बेटा इट विल बी कितना आपने वर्क डन किया डिवाइड बाई आपने कितनी हीट ली। परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई विद 100। और बेटा आपने कितनी हीट ली? बेटा मैंने हीट ली है Q इन माइनस Q आउट अपॉन Q इन इंटू 100। ये बेटा आपके इस हीट इंजन की एफिशिएंसी है। ठीक है बच्चों, इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 1 माइनस Q आउट अपॉन Q इन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपके पास बेटा इसकी एफिशिएंसी। आई रियली होप कि बेटा सारे के सारे बात आपको इस बारे में समझ में आ ही गई होगी। बाकी मैं ऑफकोर्स वैल्यूज के साथ भी हल्की फुल्की बातें और बताऊंगा। एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होगी। जो हम कार्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो बड़ा हम बाइक वगैरह यूज़ करते हैं, उनकी एफिशिएंसी लगभग 25% के आसपास होती है। मतलब जितनी हीट वो पेट्रोल या डीजल के जलने से निकालता है उसका सिर्फ और सिर्फ 25% ही मैकेनिकल एनर्जी और वर्क में कन्वर्ट हो पाता है। 75% तो बड़ा वो वापस में एटमॉस्फेयर के अंदर फेंक देता है। यही एफिशिएंसी अगर मान लो कि हम टेक्निकली बढ़ा पाएँ, अगर हम कोई रिसर्च करके इसी एफिशिएंसी को अगर मैं 25, 35, 40% के अगर आसपास ले आऊँ तो हमारी गाड़ी का माइलेज अच्छा हो जाएगा। हमारी जो गाड़ियों का माइलेज है वो अच्छा हो जाएगा। और आपने नोटिस भी क्या होगा कि एक ही जैसी दो गाड़ियों में माइलेज में हल्का फुल्का जो डिफरेंस होता है वो इसी कारण से होता है कि जो उनके इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने कुछ ऐसे वेज ढूंढ रखे होते हैं, ऐसे कुछ रास्ते ढूंढ रखे होते हैं जिससे वो एफिशिएंसी को थोड़ा सा बेटर कर पाए। इस पर बहुत तगड़ी रिसर्च होती है, खूब सारे पैसे लगा के रिसर्च होती है, क्योंकि अगर आपने एफिशिएंसी को थोड़ा सा भी अगर बढ़ा दिया तो आपका माइलेज पर अच्छा खासा फर्क पड़ता है। और माइलेज पर अगर अच्छा खासा फर्क पड़ता है तो वो जो गाड़ी की जो कंपनी है वो अपनी गाड़ी को बेटर तरीके से मार्केट कर पाती है, वो बेटर तरीके से उसको पिच कर पाती है और ज़्यादा गाड़ियाँ बेच पाती हैं। तो ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज बिग इंडस्ट्री और वहाँ पर इन सब बातों का अच्छा खासा फर्क पड़ता है। तो उस पर खूब रिसर्च होता है और इवन IITs के अंदर भी अच्छा खासा इसके अंदर रिसर्च होता है कि हम किसी तरह से माइलेज बढ़ा पाएँ, किसी तरह से अपने एफिशिएंसी को, हीट इंजन की एफिशिएंसी को थोड़ा सा बेटर कर पाएँ। ठीक है, एक रफ सा आइडिया तो आपको ले गया। जैसे मैं थोड़ा सा और आइडिया दूंगा, सुनना इस बात को। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई हीट इंजन है। इस हीट इंजन ने जो हमारा सोर्स था हाई टेम्परेचर पर, उसमें से कुछ ना कुछ हीट ली। बड़ा मान लीजिए कि इसने 1000 कैलोरीज हीट ली और इसने उसमें से लेट से 700 कैलोरीज की जो हीट है वो निकाल दी। मेरा सवाल बड़ा आपसे सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसने कितना तो वर्क डन किया और इस साइकिल की एफिशिएंसी क्या है। इस साइकिल की एफिशिएंसी क्या है? बड़ा वेरी इजी, हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि हमने 1000 कैलोरीज की हीट ली, उसमें से 700 कैलोरीज हमने वापस से सिंक को दे दी।
बेटा वापस से हमने सिंक को दे दी, हमारे पास अभी भी कितनी एनर्जी बची है, 300 कैलोरी की एनर्जी बची है, वो ऑफ कोर्स हमने किस में कन्वर्ट कर दी है, वर्क डन में। वी नो इट वेरी वेल कि दिस माइनस दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस। अगर कोई मुझसे पूछे कि एफिशिएंसी क्या है तो बोलूंगा कि बेटा एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाय क्यू इन, डेल्टा क्यू नहीं बेटा, क्यू इन। वर्क डन हमारा है 300 कैलोरीज अपॉन बेटा हीट कितनी आई है, हीट आई है 1000 कैलोरीज। बेटा कैलोरीज से कैलोरीज कैंसिल, बेटा दिस कम्स आउट टू बी 0.3। कभी अगर फ्रैक्शन में अगर आंसर देना हो तो आप ऐसा दे सकते हो, परसेंटेज में अगर आंसर देना हो तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर परसेंटेज में अगर आंसर देना है वो तो तुम समझ जाओगे ऑप्शंस देख के, तो आप कहोगे सर दैट इज वर्क डन अपॉन क्यू इन मल्टीप्लाइड बाई 100, बट आपके पास आंसर आ जाएगा 30% की। हमारी जो साइकिल है, ये जो हीट इंजन है, ये अपने आप में 30% एफिशिएंसी रखता है। ठीक है बच्चों, मैं एक छोटा सा सवाल, और आपके पास ये बेटा कोई हीट इंजन, ये सिंक से बेटा कुछ ना कुछ एनर्जी, सॉरी बेटा सिंक नहीं, सोर्स से कोई ना कोई एनर्जी लेता है और सिंक को देता है। मान लो कि इसने सोर्स से एनर्जी ली है 5000 जूल। ऑफ कोर्स एनर्जी लेकर सिंक को देने का तो काम होगा नहीं, मेन काम तो बड़ा इसका वर्क करना है। मेरा बड़ा सवाल आपसे ये है कि इसकी जो एफिशिएंसी है, मुझे सवाल के अंदर दे रखी है कि इसकी एफिशिएंसी 20% है। फाइंड वर्क डन बाय दिस heat engine, and second is of course heat given to sink। सिंक को कितनी हीट दी बेटा वो भी निकाल लो, बेटा बहुत सिंपल है। तो ये क्यू इन, सिंक को जो हीट दी है बेटा मैं उसको एक बार के लिए क्यू आउट लिख देता हूं। मुझे पता है कि एफिशिएंसी परसेंटेज में दे रखी है, तो एफिशिएंसी इज 20%, इट इज ऑलवेज वर्क डन डिवाइड बाय क्यू इन। बेटा क्यू इन इज 5000 जूल्स मल्टीप्लाइड बाय आपका 100। बेटा वर्क डन मेरे ख्याल से आ गया है 1000 जूल्स। बड़ा वर्क डन आ गया था। इसका मतलब 5000 जूल में से इसने 1000 जूल जो है वो वर्क डन किया है। फिर बाकी कहाँ गया बेटा, बाकी ऑफ कोर्स ने सिंक के थ्रू बाहर निकाल दिया होगा। तो दिस इज ऑफ कोर्स योर 4000 जूल्स, इजंट इट। ठीक है, बहुत एकदम फ्लैट बातें बेटा, कोई ऐसे बहुत हाई फाई बात नहीं बोली। हालांकि हम इसको और बड़े तरह से रिलेट करेंगे, को ना हमारे थर्मोडायनेमिक्स की बातों से और रिलेट करेंगे। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बार हीट इंजन की जो एफिशिएंसी वाले टर्म है उसको एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मान लीजिए बेटा आपके पास अगेन हीट इंजन, इसने कोई सोर्स से एनर्जी ली और सिंक को कुछ ना कुछ हीट दी, सॉरी सोर्स से हीट ली और सिंक को हीट दी। मान लीजिए कि इसने सिंक को जो हीट दी है वो 6000 जूल्स दी है। कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स इसने वर्क डन भी किया होगा, उसने बेटा सोर्स से कोई ना कोई हीट ली भी होगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि इफ एफिशिएंसी इज 15%, बेटा अगर एफिशिएंसी 15% है तो बताओ कि इसने कितनी हीट सोर्स से ली है और कितना इसने वर्क डन किया है। ये दो बेटा मेरे पास सवाल आपके, बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा फॉर्मूला बेस्ड सवाल, मैंने कोई आस पड़ोस की बात नहीं पूछी। कर लेंगे बेटा। सबसे पहले तो जो एफिशिएंसी है आपके पास 15%, इट इज बेसिकली वर्क डन अपॉन क्यू इन मल्टीप्लाइड बाई 100। बेटा क्यू इन तो पता ही नहीं है बेटा, हम जानते हैं कि क्यू इन ना वर्क डन पता है, तो क्या लिखें इसको बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन इंटू 100 इज इक्वल्स टू 15। ऐसे लिख दो बेटा, वर्क डन इज क्यू इन माइनस क्यू आउट तो बड़ा पता ही आपको, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि 100 टाइम्स
क्यू इन प्लस 15 टाइम्स क्यू, मेरे पास आ गया 85 टाइम्स क्यू इन इज इक्वल्स टू, ये लिखा। कितनी हीट बेटा आपको मिली है? मुझे हीट मिली है, कितनी हीट निकाली है, सॉरी बट दैट इज 6 अपॉन 85। बेटा कर लेना इसको सोल्व, कितना आता है कर लेना। सर वर्क डन कितना है? बेटा वर्क डन ऑफ कोर्स दिस माइनस दिस, वर्क डन आपके पास अपने आप आ जाएगा, दैट इज क्यू इन माइनस क्यू आउट। ये लीजिए मैडम, ये आपका वर्क डन है, ये आपका बेटा। ठीक है बेटा, समझ ही गए होंगे। आगे भी देखते हैं इन सब बातों को, पहले बेटा एक बार इतना काफी।